खिलाफ भारत की जंग एक निर्णायक मोड़ पर है और इसी निर्णायक मोड़ पर इस देश को तय करना है कि किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा। इस पर चर्चा करने के लिए भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बेहतर कौन हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वागत है आपका आज तक पर। कि जब तक वैक्सीन नहीं बनता कोरोना के खिलाफ, ये लॉकडाउन ही सामाजिक वैक्सीन है। अंजना जी, पीएम ने तो बिल्कुल ठीक ही कहा है। वो इस लड़ाई को फ्रंट से लीड कर रहे हैं, फ्रंट से लड़ रहे हैं और पहले ही दिन से वो कोरोना वायरस की डिटेल्स को भी वैज्ञानिकों की तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि लड़ाई लंबी भी हो सकती है। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में मैं भी कहना चाहूँगा कि वायरस का जन्म अभी 3-4 महीने पहले हुआ है और जन्म से लेकर अभी तक तो वो सारी दुनिया को उसने, जिसे कहते हैं, घोर तकलीफ़ दी है। और अभी इसका जो विरुलेंस है कितने लंबे समय तक रहेगा, ये आज कहना बहुत मुश्किल है। वायरस के ख़िलाफ़ अभी कोई दवाई, अभी कोई वैक्सीन जो है सारी दुनिया ढूंढ नहीं पाई है। लेकिन जितना हमने इतने समय में प्रधानमंत्री जी को समझा है, वो जो भी देश के हित में होता है, कठोर से कठोर निर्णय लेने में ज़रा भी 1 मिनट की भी देरी नहीं करते। इसलिए हमने जनता कर्फ्यू भी देखा, इसलिए हमने लॉकडाउन भी देखा। और अभी मैं ये मानता हूँ कि कोरोना वायरस कोविड-19 के ख़िलाफ़ अगर हमारे पास कोई सबसे बड़ा हथियार है इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, जब तक कि एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया वैक्सीन नहीं बना पाती, तो वो केवल सोशल डिस्टेंसिंग और आज के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन है। इसलिए मैंने इसको एक संज्ञा दी है सोशल वैक्सीन की। सारे समाज की, सारे देश की, सारे दुनिया की अगर रक्षा आज कोविड-19 से करनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, इन दोनों को जोड़कर हमको इस सोशल वैक्सीन का आदर करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो शायद हम अपने दुनिया के अधिकांश लोगों को, अपने देश के अधिकांश लोगों को इस वायरस से बचा पाएंगे। लेकिन इन सबके बीच डॉक्टर हर्षवर्धन, पिछले 9 से 10 दिनों में लगातार केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक पीरियड था 10 दिन का जब 4500 मामले सामने आए। कितनी बड़ी चुनौती है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप हालात पर क्या कहेंगे? कैसे देश इस वक्त आश्वस्त रहे कि स्थिति नियंत्रण में है? देखिए अंजना जी, जहां तक चुनौती का प्रश्न है, मैंने इसको चुनौती के रूप में उसी दिन लिया था जिस दिन मुझे इस बात की जानकारी मिली थी कि चाइना में कोरोना वायरस आया है और उन्होंने दुनिया को इसकी जानकारी दी है। और सबसे पहले 8 जनवरी को अगर दुनिया के अंदर किसी देश ने इस वायरस के संदर्भ में अपने टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप में मीटिंग की तो भारत ने की थी। मेरे लिए ये उस दिन भी चुनौती था, आज भी चुनौती है। लेकिन मैं अपने देश के सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चुनौती हो सकती है लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है। और बहुत विश्वास से मैं ये कह सकता हूँ कि भारत ने अपनी संपूर्ण तैयारी की है। आज हमारा जो एनिमी है, दुश्मन है कोविड-19, वो देश में कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से स्टेट्स में है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, किस मात्रा में है और उसके खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए हमें क्या क्या करना है, वो सब की जानकारी हमारे पास है। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे जो योद्धा हैं जी, हमारे सर्विलेंस ऑफिसर्स हैं, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे सभी जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, ये सारे देश में पूरी गहराई और गंभीरता के साथ, पूरे मेटिकुलस प्रिसीजन के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और आज अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के आंकड़े आज दुनिया में सबसे कम हैं।
1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों पर हमारे यहाँ पर 4.7 लोग प्रभावित हुए कोरोना वायरस से। यही संख्या 1 मिलियन पर स्पेन में 3,262 है, इटली में 2,376 है, जर्मनी में 1,369 है, फ्रांस में 1,288 है, साउथ कोरिया में 202 है और जापान में भी लगभग 37 है और हमारे यहाँ केवल 4.7 लोग 10 लाख में। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों में अगर चिंता है डॉक्टर हर्षवर्धन तो वो इस बात को लेकर है क्योंकि कई हलकों से, चाहे वो आईसीएमआर हो, हालांकि बाद में बोलने के बाद उन्होंने उसको विथड्रॉ कर लिया, पंजाब सरकार ने भी कहा, उन्होंने भी विथड्रॉ कर लिया। जिस शब्दों से लोग सबसे ज्यादा इस वक्त डर रहे हैं वो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी स्टेज 3। आपकी मंत्रालय की तरफ से यह बार बार स्पष्ट किया गया है कि नहीं, कम्युनिटी संक्रमण अभी नहीं हो रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह? कैसे आप इस तरह से आश्वस्त हैं कि कम्युनिटी संक्रमण नहीं हो रहा है? क्या एक एक केस का जो हिस्ट्री है, सफर है, ट्रैवल हिस्ट्री देखकर ये एस्टैब्लिश हो गया है कि उसका ट्रैवल हिस्ट्री रहा है विदेश का, या ऐसे व्यक्ति से वो संपर्क में आया है? इस संदर्भ में सभी संबंधित पक्षों ने औपचारिक तौर पर कई बार देश को बताया है। मैंने भी, जब भी मुझसे ये प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में विश्लेषण करता हूँ सारी परिस्थितियों का, सारे डाटाज का, मैंने भी बार बार कहा है कि भारत स्टेज 2 में है और स्टेज 3 में मुझे लगता नहीं कि उसके जाने की कोई संभावना है। आज भी 400 से ज़्यादा देश के डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ कोई केस हुआ ही नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ की 1 से 5 के बीच में केसेस हैं और लगभग 142 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें या तो 15 से ज़्यादा या 15 से कम केसेस हैं। इनको भी हमने सारे देश में जो है अच्छी तरह से लोकलाइज किया हुआ है, हमें इसके बारे में डिटेल्ड रणनीति पता है। इसलिए कुछ केसेस के आधार पर जिनके बारे में कभी भी जो है श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि उनका कौन कांटेक्ट था, कौन कांटेक्ट नहीं था, इतने बड़े देश में मामूली नंबर ऑफ केसेस जिनकी कांटेक्ट की हिस्ट्री हम ट्रेस नहीं कर पाए, उसके आधार पर कभी ये नहीं कहा जा सकता कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। मैं पूरे विश्वास के साथ देश को ये कहना चाहता हूँ कि भारत में आज की तारीख तक कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है और मुझे ये भी कॉन्फिडेंस है कि शायद जिस प्रकार की तैयारी के साथ हम सब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन आने वाले समय में भी नहीं होगा। लेकिन एक जो स्ट्रैटेजी बन रही है, जो हमने दिल्ली में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, मैं उस पर आना चाहती हूँ। हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके, चिन्हित करके वहां पर 100% लॉकडाउन, सीलिंग की स्ट्रैटेजी, आपको लगता है कि यही कारगर अब होगा कोरोना से फाइट में, और कैसे? इन हॉटस्पॉट्स के बारे में बहुत क्लियरली हमारे माइंड में पिक्चर है कि 82 हॉटस्पॉट्स किस प्रकार के हैं, 62 हॉटस्पॉट्स करीब किस प्रकार के हैं, जहां 15 से ज़्यादा केसेस हैं, जहां 15 से कम केसेस हैं, और वहां पर एक प्रकार से डिजीज़ आउटब्रेक कंटेनमेंट या फिर क्लस्टर कंटेनमेंट की ये स्ट्रैटेजीज़ जो है बहुत विस्तार से लागू की जा रही हैं। अब अगर यहाँ पर हम लॉकडाउन की जो सफलता है उसको सुनिश्चित नहीं करेंगे तो शायद ये जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं ये भी सफल नहीं होंगी। जहाँ पर लोग डिसिप्लिन्ड वे में लॉकडाउन का आदर नहीं कर रहे हैं, वहाँ फोर्सफुली जो है इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश देश की सरकारें कर रही हैं। इस संदर्भ में उनके प्रयास ये सराहनीय है। लोगों से भी मेरी देश के हाथ जोड़कर अपील है कि प्लीज़ अपने घर में बने रहिए, लॉकडाउन का आदर करिए। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में एक भी केस नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केस आपके डिस्ट्रिक्ट में कभी आ नहीं सकता। इसलिए हमारा सरकार के नाते ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि देश के 400 के करीब ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां एक भी केस नहीं आया, पहले हमें उनको भी सुरक्षित रखना है, और जहां बीमारी आ गई है
वहाँ उसका इफेक्टिव कंटेनमेंट करना है। इसलिए लॉकडाउन तो हमारे लिए सोशल वैक्सीन की तरह काम करेगी ही। जी, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, आप खुद एक डॉक्टर है डॉक्टर साहब, और सवाल यही है कि एक तरफ कंटेनमेंट, लॉकडाउन यानी रोकथाम और लॉकडाउन दोनों जरूरी है, तो दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया जैसे मुल्क भी गवाह हैं इस बात के कि टेस्टिंग बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ दिन पहले तक 1 मिलियन में 95 टेस्ट हो रहे थे, रैपिड टेस्टिंग किट्स मंगाए गए हैं और उन सब के जरिए अब आप टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। टेस्टिंग को इफेक्टिव बढ़ाने के लिए देश क्या कर रहा है, ये लोगों की इस वक्त सबसे बड़ी चिंता है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री टेस्टिंग हो। क्या फ्री टेस्टिंग पर सरकार विचार कर रही है, खासतौर पर जो प्राइवेट कंपनीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, टेस्टिंग के बारे में बहुत सारी चर्चा देश में हुई है। मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। अब से कुछ वर्ष पहले तक वायरस के लिए टेस्ट, उसका स्वाब या उसके लिए सैंपल, ये अमेरिका जाता था। अभी कोविड आने के बाद हमने हमारी एक प्रतिष्ठित लैब NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उस एक लैब से अपनी लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को 200 से ऊपर हम लेकर गए हैं। 150 से ज़्यादा हमारी सरकारी लैब्स और 60 से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की लैब्स ये हमने स्थापित की हैं। 16,000 से ज़्यादा जो है देश भर में कलेक्शन सेंटर्स हैं इन लैब्स के। और अभी इस लैब्स की फैसिलिटी को भी ऑगमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने देश के सभी अपने प्रतिष्ठित जो हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, जो पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड हैं, उनको नोडल सेंटर बनाया है। उनके डायरेक्टर्स को, उनके जो पैथोलॉजी वायरोलॉजी के जो हेड्स हैं, उन लोगों को कहा है कि वो देश के सभी मेडिकल कॉलेजेस से संपर्क करें और प्रोएक्टिवली हर मेडिकल कॉलेज में इसकी फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए प्रयास करें। और उन फैसिलिटीज़ को क्रिएट करने के लिए जिस जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी वो सब कुछ भारत सरकार करेगा। लैब के अंदर किस मरीज़ का टेस्ट होना चाहिए, इसके बारे में एक विस्तृत स्ट्रैटेजी, विस्तृत गाइडलाइन, विस्तृत क्राइटेरिया है, जिसको हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट ने, हमारे क्लिनिशियंस ने, सब ने मिलकर तय किया। उसको वैलिडेट किया एक्सपर्ट्स ने, और आज हमारा WHO भी उसको वैलिडेट कर रहा है। हमारा रीजनल जो WHO का साउथ ईस्ट एशिया का ऑफिस है, उसने भी उसको अप्रिशिएट किया है कि हमने कितनी तेज़ी से अपनी जो लैब की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को रैंप अप किया है। मास्क अनिवार्य, मास्क जरूरी हो गया, लेकिन एक सवाल छूट गया था डॉक्टर साहब जो मैं पूछना चाह रही थी। आइसोलेशन वार्ड्स, क्या पर्याप्त तैयारी है पूरे देश के आंकड़े से, पूरे देश के नजरिए से अगर आप तस्वीर बताएं? क्योंकि अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो आइसोलेशन वार्ड्स की जरूरत होगी। कई जगहों से तस्वीर आई कि बहुत अच्छे से इंतजाम नहीं है, कुछ ऐसी खबरें भी आई। आइसोलेशन वार्ड्स पर कैसी तैयारी है देश में इस वक्त? हमने आने वाले समय के लिए देश में कोविड के मरीजों के लिए ही कुछ अस्पतालों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। अभी ये संख्या हर रोज़ बदलती रहती है, हर रोज़ बेटर होती है पिछले दिन से। अभी जितनी लेटेस्ट मेरे पास जानकारी है, ये संख्या इस समय लगभग 586 है। 2 लाख के करीब हमने आइसोलेशन बेड्स ये इन कोविड अस्पतालों में और बाकी जो है देश में सुरक्षित रखे हुए हैं इस प्रकार के मरीज़ों के लिए। लगभग 50,000 ICU के बेड्स जो है हमने सुरक्षित रखे हैं इन मरीज़ों के लिए। इसके साथ साथ रेलवेज़ ने भी लगभग अपने 2,500 कोचेज़ में 40,000 आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था की है। सारे देश में जितने भी हमारे भारत सरकार के विभिन्न विभाग हैं, हमारे PSUs हैं और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, सब जगह पर एक व्यापक व्यवस्था इस नाते की गई है। जो माइल्ड केसेस हैं, जिनकी संख्या लगभग 80% रहती है, जिनमें एक साधारण रूटीन सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए भी हमारी योजना है कि उनको हम किस प्रकार से हॉस्टल्स में,
होटल्स में, स्टेडियम्स में, गेस्ट हाउसेज इत्यादि में रखेंगे, जहां मिनिमम मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था करनी होगी। बाकी जो 20% मरीज हैं जिनको आईसीयू की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, उनके लिए ये डेडिकेटेड अस्पताल हैं। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि आपकी बातों से लोगों की उम्मीद बढ़ेगी। एक तो स्वास्थ्य मंत्री आप देश के, ऊपर से खुद एक डॉक्टर, इन सब के बीच ये सवाल कि कैसे ये देश, ये मुल्क आगे बढ़े कोरोना के खिलाफ इस जंग में। धन्यवाद सर आपका।